गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह व्यवस्था के बारे में बता रही हूँ। गृह विज्ञान को इन्होंने 5 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहला खंड गृह प्रबंध है, जो आजकल आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा खंड स्वास्थ्य रक्षा है और तीसरा वस्त्र और सूत विज्ञान है तथा चौथा खंड है भोजन तथा पोषण विज्ञान। पांचवा खंड है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। तो इसमें आपने गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्रों के बारे में जाना। इसके बाद गृह एवं परिवार व्यवस्था, जो कि अभी आजकल आप पढ़ रहे हैं। गृह क्या है, गृह व्यवस्था क्या है, उत्तम गृह व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, इनसे क्या क्या लाभ हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं, आदि के बारे में आपने जाना। कल मैंने इसी के अंतर्गत मैंने आपको दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर के बारे में बताया था, समझाया था। और प्रत्येक, कल नहीं मतलब एक हफ्ते में, तो उसमें जो हेडिंग्स भेजी हैं, प्रत्येक हेडिंग के बारे में आपको विस्तार से बताया है, जिसके माध्यम से आप उसका आंसर तैयार कर सकते हैं। हेडिंग्स मैंने लिखकर भेजी थी। तो 4 दीर्घ प्रश्नों के उत्तर के बाद अब मैं आपको आज लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्तम गृह व्यवस्था के कौन कौन से क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में आप आज जानेंगे। उत्तम गृह व्यवस्था के लक्षण। सबसे पहले आपको इसके लिए जानना है उत्तम गृह व्यवस्था क्या है। तो उत्तम गृह व्यवस्था क्या है कि घर ऐसा हो कि जिसमें समुचित वायु और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था हो। इसके बाद घर साफ सुथरा हो, हवादार हो, प्रकाश वाला हो, जिसमें कि शांति का अनुभव किया जा सके। मनुष्य थका हारा जब बाहर से आए तो वह शांति का अनुभव करे और स्वच्छ हो, जिससे कि उसे शांति के साथ साथ स्वास्थ्य भी मिले। उत्तम गृह व्यवस्था के लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उत्तम कार्य व्यवस्था या उत्तम कार्य स्तर। उत्तम गृह व्यवस्था में प्रत्येक कार्य को उचित विधियों के अनुसार उचित उपकरणों की सहायता से किया जाता है। कार्य स्तर कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। सबसे पहले अब उत्तम कार्य तो तभी हो सकता है जब गृहिणी को घर गृहस्थी के बारे में, उपकरणों के चलाने के बारे में पूर्ण अनुभव हो, पूर्ण ज्ञान हो। तभी वह समय का उपयोग करते हुए एक कार्य के साथ साथ 2 कार्य, 3 कार्यों को एक साथ कर सकती है। ये होती है उत्तम कार्य व्यवस्था। और उत्तम कार्य व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे अकेली गृहिणी उत्तम कार्य का संचालन नहीं कर सकती है। गृह व्यवस्था का संचालन तो कर सकती है, लेकिन अकेली गृहिणी पूरा कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि परिवार में जितने अधिक से अधिक सदस्य होते हैं उतना ही कार्य भी अधिक बढ़ जाता है। तो अकेली गृहिणी पूरे घर के कार्य को कभी नहीं कर पाती है। इस प्रकार से कार्यों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करना भी उत्तम कार्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उत्तम कार्य के लक्षणों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से उपकरणों का ज्ञान भी घर के प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए। बच्चे भी हमारे कार्यों में भाग ले सकते हैं अगर हमारे अंदर योग्यता हो कि इन्हें किस प्रकार का कार्य दिया जाए, जिससे उन्हें भी लगे कि हम भी कार्य कर रहे हैं और उनके स्तर का कार्य है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उत्तम कार्य स्तर के अंतर्गत गृह व्यवस्था के प्रत्येक कार्य को उचित विधियों
तथा उचित उपकरणों के माध्यम से पूर्ण किया जाए, जिससे कि समय की भी बचत हो और पैसे की भी बचत हो। इसके लिए विधियाँ क्या है? विधियाँ वही है नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, कि कार्य को अच्छी तरह से वितरित किया जाए, फिर उस कार्य का मूल्यांकन किया जाए, समझा जाए कार्य हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से उचित विधि के द्वारा और उचित उपकरणों के द्वारा हमारी रसोई घर में कई ऐसे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम 1 घंटे का काम 10 या 5 मिनट में ही संपूर्ण कर लेते हैं, जैसे मिक्सी, फ्रिज, कई ऐसे उपकरण होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है। तो जो वस्त्र हम घंटों में धोते थे वो अब मिनटों में धो लेते हैं। दूसरा आता है कार्य समय व्यवस्था। कार्य तो होना ही है घर का, लेकिन समय से अगर पूरा हो जाए तो यह उत्तम गृह व्यवस्था के लक्षणों के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य दे दिया कि तुम्हें खाना बनाना है, अब खाना बन रहा है 2-3 बजे तक, तो ये कार्य समय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कार्य जब अपने समय पर पूरा हो और निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करता हुआ समय पर पूरा हो तभी कार्य सफल माना जाता है। जो हमें कार्य 10 बजे चाहिए वो कार्य 10 बजे ही पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उत्तम गृह व्यवस्था के लक्षण नहीं है। अब समय पर पूरा कब होगा, इसमें भी गृहिणी की कुशलता का परिचय है। गृहिणी के साथ साथ घर के प्रत्येक सदस्य को कार्यों में हाथ बटाना होता है और सभी उपकरणों का चलाना आना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें और कार्य समय से पूरा हो जाए। अगर एक कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो दूसरा कार्य भी निश्चित रूप से डगमगा जाता है, उसकी भी व्यवस्था बिगड़ जाती है और इसके बाद तीसरे कार्य की भी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त अशोभनीय हो जाता है। तीसरा आता है उपयुक्त साधनों का प्रयोग। सभी उपयुक्त साधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलतापूर्वक की जा सके। साधन जो सुख सुविधाओं के साधन होते हैं उनका प्रयोग करना घर के प्रत्येक सदस्य को आना चाहिए, तभी जाकर के हमने नियोजन के अंतर्गत कार्य का वितरण तो कर दिया, लेकिन जब उन्हें आता ही नहीं है तो हम एक दूसरे के सहयोग से भी कार्य को पूरा कर लेते हैं। लेकिन परिवार के व्यक्तियों को सभी उपकरणों को चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जब हम घर पर निहित सुख सुविधाओं के साधनों के माध्यम से अपने कार्य को नियम पूर्वक कायदे से समय के अनुसार पूरा करते हैं तभी वह कार्य सफल माना जाता है। अनावश्यक श्रम का से बचाव। कभी कभी ऐसा होता है कि जब गृहिणी कुशल नहीं होती है, जब घर व्यवस्थित नहीं होता है, बिखरा हुआ होता है, तो छोटे छोटे काम में इतनी मेहनत लग जाती है कि जितनी की लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने बैठते हैं तो हमें सामान ही नहीं मिल पाता है और जब हम नियोजन के अनुसार, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार कार्य को नहीं करते हैं तो घर के किसी सदस्यों से कार्य भी नहीं करवा पाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य सारा अव्यवस्थित हो जाता है और समय पर पूरा नहीं हो पाता है। श्रम तथा धन दोनों की ही गड़बड़ी होती है। इसमें जहाँ 10 रुपए का खर्च है, जहाँ 100 रुपए का खर्च है, वहाँ जल्दी जल्दी में हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। जैसे किसी कार्यक्रम के आने पर उसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए और जो बाज़ार से सामान आता है वो निर्धारित समय पर ही आ जाना चाहिए। अगर हम उसमें चूक करते हैं, अगर किसी सामान लाने में भूल होती है
तो जो सामान 100 रुपये का 200 रुपये का आता है उसके लिए हमें हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय फिर हम दूसरे अनभिज्ञ व्यक्ति से भी काम करवाते हैं, जिससे कि वह अज्ञानता से उस कार्य को पूरा करता है। फिर जितने में वो वस्तु आनी होती है उतने में ना हो आकर के बहुत दुगने तिगने दामों में आती है और हमारे घर की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है। इस प्रकार से परिश्रम की बचत करने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसी कार्य को हम अगर कायदे से करें तो हमारा कार्य 3 या 4 घंटे में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनभिज्ञ हैं और हम अपने कार्य को रूटीन से नहीं करते हैं, कायदे से नहीं करते हैं, तो उसी कार्य को हम पूरे दिन करते रहते हैं, इससे कि हम अपने लिए कभी समय नहीं निकाल सकते हैं। 5वां है सुरक्षात्मक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का सुरक्षात्मक होना, अर्थव्यवस्था का कायदे से चलाना तो बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि सुखी जीवन उसी पर निर्भर होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आय व्यय का संतुलन अच्छी तरह से बना रहे। उत्तम गृह व्यवस्था के लिए परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा भावी आवश्यकताओं के लिए धन की बचत भी की जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए बजट तैयार करना होता है। बजट तैयार करने में सभी की, जैसे बुजुर्ग होते हैं तो उनकी दवाओं की भी आवश्यकता होती है, फलों की भी भरपूर आवश्यकता होती है, मेवों की भी आवश्यकता होती है, और घर का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है। किसी का तिरस्कार, उपेक्षित नहीं, किसी को भी नहीं समझा जा सकता है। घर में जो सदस्य है वो पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है, उसकी भी आवश्यकताएं आवश्यक हैं। तो इस प्रकार जब हम बजट बनाते हैं, हमें जब बजट बनाना चाहिए तब सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बजट बनाते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग प्रसन्न रहेंगे और अपने अपने कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करेंगे, जिससे कि हमारा कार्य कम समय में ही पूर्ण रूप से सफल होगा। तो इस प्रकार से ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब घर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाई हो तभी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। कम पैसों में भी अगर हमारे अंदर अकल है और हमें ज्ञान है, बजट बनाने का तरीका आता है, तो हम कम पैसों में भी अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरह से चला सकते हैं। 6वां लक्षण है गृहिणी को निजी कार्यों के लिए अवकाश। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में गृहिणी है तो बस वह घर के कार्यों के लिए है, उसके भी अपने कुछ निजी कार्य होते हैं, उसके लिए उसे पूर्ण रूप से अवकाश दिया जाना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के माध्यम से कार्य करें, तो निश्चित रूप से गृहिणी के लिए भी पर्याप्त अवकाश मिल जाता है और वह अपने परिवार के कार्यों को करने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती रहती है। इस प्रकार से हमने जाना कि उत्तम गृह व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे हम जानेंगे कि इस घर की व्यवस्था उत्तम है, कौन कौन से नियम अपनाने होते हैं, कौन कौन से नियम लागू करने होते हैं, किस प्रकार बुद्धिमानी से बजट बनाना होता है, तब जाकर के हमारा घर व्यवस्थित, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि गृह व्यवस्था जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजन की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम करता है, प्रत्येक व्यक्ति को पोषक तत्वों से युक्त आहार की आवश्यकता होती है,
प्रत्येक व्यक्ति को समुचित वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमें ज्ञानपूर्वक घर की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद।